हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज आया हूं एक नई वीडियो के साथ और ये पर्टिकुलर वीडियो होगी क्लास 12th के लिए। अपने लोगों ने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मूविंग चार्जेस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स। आज अपने लोग करेंगे यूनिट नंबर 4, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज ईएमआई। और इसमें दूसरा चैप्टर होगा एसी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट्स। इसको बाद में करेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी ये पहली वीडियो है। इसमें बेसिकली होगा क्या, जैसे अपने लोगों ने पिछली वीडियोस में क्या करा हुआ है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें क्या करेंगे, इसका वाइसा वर्सा, दैट इज कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट प्रोड्यूस कर देगा। ये फिनोमिना शायद आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आप लोगों ने शायद एसी जनरेटर के बारे में सुना होगा, है ना, लेंस लॉ के बारे में सुना होगा। बहुत आप लोगों ने उस समय बेसिक पढ़ा होगा। आज अपने लोग उसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे विद न्यूमेरिकल्स, विद मेनी ऑफ द एग्जांपल्स। कैसे आप एक पर्टिकुलर इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे, उसके डायरेक्शन की बात करेंगे, कैसे वो किसी और पर्टिकुलर चीज को अपोज कर सकता है जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है। ये सब चीजों का डिस्कशन आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हो जाना है, ठीक है। तो पेन और कॉपी हाथ में पकड़ के रखो। पेन यूज करिए लिखने के लिए, नोट्स बनाते जाइए साथ में साथ। जहां कोई क्वेश्चन आपको मिले प्लीज पहले सॉल्व करें, फिर उसका आंसर दें और वीडियो को पॉज करके दें, ठीक है। और सोल्यूशन मैं साथ में साथ बताता रहूंगा, उसकी चिंता ना करें। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज ईएमआई। ईएमआई तो होती है इंस्टॉलमेंट ना, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जिससे आपका करंट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। और अगर आपने ये ईएमआई छोड़ दिया तो मोस्ट प्रोबेबली आपने 4 से 8 नंबर के 2 क्वेश्चन मेंस में छोड़ दिए, समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो बेसिक कंसेप्ट आज मैं बताऊंगा यही कंपटीशंस में यूज होने हैं। तो कैसे, तो पहला हेडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स गॉस थ्योरम करी थी, याद होगा, उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको बताया गया था। आज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या है, द मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, magnetic lines, the measurement of number of magnetic lines passing through passing through a closed surface। किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आपके पास एक क्लोज सर्किट है, ठीक है, कोई क्लोज लूप है, वायर है, समथिंग कुछ भी है, और इसको अपने लोगों ने यहाँ पर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अपने लोगों ने इसको प्लेस कर रखा है। तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 1 और 2। तो इसका फ्लक्स कितना हुआ, इसका फ्लक्स हुआ 2, एक होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 2 है, ठीक। सपोज एक पर्टिकुलर एरिया ये है, इसमें से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं 1 2 3। क्या ये पास हो रही है, नहीं। तो कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 3। तो इसका फ्लक्स कितना होगा, 3, ठीक है। ऐसे ऐसे देखो कि 2 फील्ड लाइंस, इधर 3 फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2 है, इधर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 3 है। तो जो फ्लक्स है वो किनकी वजह से, यहाँ पर इन 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, यहाँ पर 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, ठीक है। अब थोड़ी सी गलती क्या हो गई है कि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस आपको दिख रही होगी किसी एंगल पर दिख रही है, ठीक है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास होगा ना, कुछ ऐसे। तो कितनी होगी यहाँ पर, अब तो 4 होगी सर। तो कोई बात नहीं, नीचे 4 कर देते हैं। तो 4 फील्ड लाइंस पास हो रही है। 4 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ एक और सरफेस की, तो उसमें से 1 2 3 4 5, क्या ये पास होगी, क्या ये पास हो रही है, नहीं। तो कितनी फील्ड लाइंस रिस्पॉन्सिबल है, 5 फील्ड लाइंस रिस्पॉन्सिबल। तो magnetic field B passing through a closed area is responsible for magnetic flux। तो magnetic flux is represented by phi base में B। जस्ट फ्लक्स की बात करो तो
just flux is represented by phi. If I talk about electric flux, तो electric flux is represented by phi E. If I talk about magnetic flux, तो magnetic flux is indicated by phi P. वो phi E, ये phi B. तो phi B यहाँ पर जो magnetic flux होगा वो कैसे निकाल सकते हो कि पहले ही आपको ये बताओ कितनी magnetic field, ठीक, और कितना एरिया, तो आप इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हो। बट ये एक एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही है किसी एरिया में से, परपेंडिकुलरली, जैसे ये क्लोज सरफेस हो गया, इसमें से पास हो परपेंडिकुलरली। बट अगर किसी एंगल पर पास होगी, जैसे थोड़ी देर पहले मेरे से एक फिगर गलत हो गया था, किसी एंगल पर पास होगी, ठीक है, तो पर्टिकुलर एंगल किसके साथ बनेगा, तो एंगल होगा समथिंग थीटा, उसके लिए फॉर्मूला होगा फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो आपको ये थीटा के बारे में ऑलरेडी अपने लोगों ने गॉस थ्योरम जब आपको करवाया था, उससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था, तो आपको उस समय थीटा के बारे में बता दिया गया था कि थीटा इज द एंगल बिटवीन, उस समय क्या था थीटा, किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दैट इज नॉर्मल ड्रॉन। तो अगर ये एक पर्टिकुलर नॉर्मल है, सपोज ये एक नॉर्मल है एन, ठीक है, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का ये एंगल थीटा, वो ये है, वो ये है, ठीक है। अब देखिए ना, थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना परपेंडिकुलरली होती, तो परपेंडिकुलर ध्यान से देखो, ये होती, ये भी एन कैप के डायरेक्शन में, थीटा 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला ये वाला सुटेबल होता है। इन सब के लिए तो फॉर्मूला ये वाला सुटेबल है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। बट किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पास होती है किसी एरिया में से, तो उस एरिया के ऊपर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, जैसे ये है, उस एरिया के ऊपर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करा, और मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है समथिंग अगर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल किसके साथ, उस नॉर्मल के साथ पता करिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल अगर आपको नॉर्मल के साथ पता चल जाता है, उसको यहां पुट कर दीजिए, आप ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का पता कर लेंगे। तो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब आगे देखिए भाई, अब अपने लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट पहले क्यों पढ़ा, उसके पीछे का भी एक लॉजिक था, ठीक है। अब ईएमआई जो बेसिक आपका है, वो स्टार्ट कहां से होता है, वो होता है फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ से। तो हेडिंग इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या हुआ ऐसा भाई, फैराडे ने क्या ऑब्जर्व कर लिया, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अपने लोगों ने मूविंग चार्जेस में स्टडी करा कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसका वाइसा वर्सा अपने लोग इसमें स्टडी करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कोई करंट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इसमें भाई क्या हुआ, फैराडे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते उन्होंने कुछ ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व करा कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी हुई है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इंक्रीज कर रही है, वो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इंक्रीज कर रही है। तो फैराडे ने ऑब्जर्व करा यार कि इस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर तो करंट है, इस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर कोई करंट मूव कर रहा है। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब जब कांस्टेंट थी, पहले कांस्टेंट रखी, कांस्टेंट जब थी तब कुछ नहीं मिला उनको, नो करंट, उनको उस समय कोई करंट नहीं मिला। बट जैसे ही उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करा, मतलब चेंज करा, आई मीन टू से चेंज करा, जैसे ही चेंज करा तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, और वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि करंट स्टार्टेड फ्लोइंग, करंट स्टार्टेड फ्लोइंग, ठीक। तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि इफ आई चेंज द मैग्नेटिक फील्ड करंट स्टार्ट फ्लोइंग। अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जस्ट बात कर रहा हूं कि करंट कैसे फ्लो होना शुरू, करंट की जो डायरेक्शन की डिस्कशन है वो अगले टॉपिक में होगी। लेंस लॉ बताएगा कैसे करंट फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। फैराडे ने ये बताया कि करंट फ्लो करेगा, डायरेक्शन के बारे में लेंस लॉ बताते हैं, ठीक है। जो पर्टिकुलर करंट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक पर्टिकुलर कॉइल में फ्लो करना शुरू कर देता है, अगर आप उस सराउंडिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो उससे कोई मतलब नहीं, चेंज करनी। कहने का जैसे मैग्नेटिक फील्ड में लिख देता हूं B इज इक्वल टू 4T,
तो यहाँ पर क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। सपोज अगर मैं लिख देता हूँ B = 5/T, तो टाइम बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी। तो ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से क्या होगा, करंट I डेवलप हो जाएगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या दिखा कि ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड I इज प्रोड्यूस्ड। ये पहला ऑब्जर्वेशन था भाई, किसका पहला ऑब्जर्वेशन था, फैराडे का। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन कि भाई अगर एक पर्टिकुलर कॉइल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे आपके पास ये कोई कॉइल है, इसका एक आर्म मूवेबल है, जैसे ये मूवेबल है, ठीक है। अब अगर आप यहां पर इसका एरिया देखो तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक। तो ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ इसका समथिंग एक एरिया है, फिक्स्ड है, इनिशियली फिक्स्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, सपोज ये आपकी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। बट जैसे ये ए बी आर्म जो मूवेबल है, इसको मूव करना शुरू करा, तो एरिया चेंज होना शुरू हो गया। एरिया के चेंज होने की वजह से भी इसके अंदर करंट डेवलप हो गया। तो कहने का मतलब इफ एरिया चेंजेस देन I इज प्रोड्यूस्ड। ये ऑब्जर्वेशन भी किसकी थी, फैराडे की थी। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन निकली, ड्यू टू चेंज इन एरिया I इज प्रोड्यूस्ड, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन आई फैराडे के पास। पहली ऑब्जर्वेशन ये, दूसरी ऑब्जर्वेशन। फिर बात करते हैं तीसरी ऑब्जर्वेशन की। तीसरी ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्व करा कि अगर एक पर्टिकुलर कॉइल में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कॉइल प्लेस्ड है और वो कॉइल को अपने लोगों ने क्या करा, रोटेट करना शुरू कर दिया किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, उसका थीटा चेंज करना शुरू कर दिया। तो अगर फिक्स्ड है, अगर आपने वो कॉइल को फिक्स रखा हुआ है एक जगह पर, घुमा नहीं रहे हो, तो अगर फिक्स रखा हुआ है तो फिक्स रखने पर क्या हो रहा है, आपका थीटा इफ कांस्टेंट, तो ऑब्जर्वेशन आई नो करंट, I इज इक्वल टू नो, मतलब 0, ठीक है। बट इफ थीटा चेंजेस देन I इज प्रोड्यूस्ड। ये ऑब्जर्वेशन भी देख ली गई कि अगर आप क्या करते हो, थीटा को भी चेंज कर देते हो तो I प्रोड्यूस हो जाता है। कहने का मतलब चेंज इन ओरिएंटेशन, ड्यू टू चेंज इन ओरिएंटेशन I इज प्रोड्यूस्ड। अब यार इन सब चीजों के पीछे, करंट के प्रोड्यूस होने के पीछे फैराडे को लगाया तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड थीटा। दीज थ्री थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके दिमाग में है यार इन तीनों से तो एक चीज बनती है, कौन सी, हाँ अब समझ में आया मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों बढ़ाया गया। इन तीनों चीजों से तो एक चीज बनती है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक। अगर B चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर A चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लक्स जब भी चेंज होगा तो करंट आपका प्रोड्यूस होगा। तो जैसे इफ आई टॉक अबाउट फैराडेज फर्स्ट लॉ, चलो इसको मिटा देते हैं, होपफुली आपको ये समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। अब फैराडे के फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि जो कंक्लूजन निकाली है फैराडे ने, उसमें क्या मिला अपने लोगों को, उसमें ये मिला कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। उसमें एक ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल गया कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली करंट प्रोड्यूस होगा। तो फैराडे का फैराडेज फर्स्ट लॉ समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब जैसे ये आपके पास कॉइल, ठीक है, इसमें करंट डेवलप होगा या नहीं होगा, तो करंट को डिटेक्ट करने के लिए आपने क्या करा, एक यंत्र लगा लिया, एक डिवाइस लगा लिया जो कि गैल्वेनोमीटर है। तो आपने लोगों ने पिछले यूनिट में स्टडी भी करा था, गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट्स, कोई भी स्मॉल करंट्स। फिर आपने क्या करा, इसके पास एक मैग्नेट लिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, और इस कॉइल के पास आकर रख दिया। अब क्या हो रहा है, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक। जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से पास हो रही होगी। जैसे आपके पास ये कॉइल ऐसी है,
सॉरी, ये कॉइल ऐसी है, ठीक है, नीचे गैल्वेनोमीटर ऊपर लाए और ये कॉइल ऐसी, और आपकी तरफ से एक मैग्नेट इसके पास रख दी गई, आपकी तरफ से नॉर्थ साउथ इधर की तरफ इस कॉइल की तरफ फेस कर रहा है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, कुछ इसके बाहर से जा रही है, कुछ इसके अंदर से चली आ रही है। जब ये रुकी हुई है, जब वेलोसिटी जीरो है, जब वेलोसिटी जीरो है, तो गैल्वानोमीटर में कुछ नहीं नजर आया, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, जब वेलोसिटी जीरो, नो डिफ्लेक्शन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बट इफ वेलोसिटी कम्स, अगर वेलोसिटी आ जाती है तो ये आगे की तरफ शिफ्टिंग होगी, आगे की तरफ जब शिफ्टिंग होगी तो फील्ड लाइंस अक्रॉस द कॉइल चेंज होना शुरू हो जाएगी। आगे की तरफ शिफ्टिंग हुई, फील्ड लाइंस जो पहले बाहर थी वो भी अंदर से आना शुरू कर देंगी, जो ऑलरेडी और बाहर थी वो और अंदर से आना शुरू कर देंगी, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस कॉइल के लिए बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स के चेंज होने पर ऑटोमेटिकली, जैसे अपने लोगों ने पीछे क्या स्टडी करा, फील्ड के चेंज होने पर, एरिया के चेंज होने पर, थीटा के चेंज होने पर फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो यहां पर अपने लोगों ने वो ऑब्जर्व भी कर लिया कि अगर वेलोसिटी आपने इस मैग्नेट को प्रोवाइड करवा दी, इसके क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, शोज डिफ्लेक्शन। ये गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा था, नो डिफ्लेक्शन, जब वेलोसिटी जीरो, शोज डिफ्लेक्शन, शोज डिफ्लेक्शन जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये बड़ा सिंपल सी बात कि अगर आप मैग्नेट को मूव करते हो इधर की तरफ किसी वेलोसिटी के साथ, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब क्या लिखोगे, वेन एवर देयर इज a relative motion, there is a relative motion between a coil and magnet, relative motion का होना जरूरी है, जस्ट मोशन से मतलब नहीं है। जस्ट मोशन के बात करें तो अगर ये कॉइल, ठीक, अब ध्यान देना, ये कॉइल, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर और ये आपके पास मैग्नेट नॉर्थ साउथ, दोनों मूव करना शुरू कर दें, ले भाई, दोनों मूव करना शुरू कर दें। ये भी आपकी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये भी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या है, दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट रेस्ट पर है। जब एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट रेस्ट पर है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस मैग्नेट की इसके लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कभी भी करंट प्रोड्यूस नहीं करेगी, इसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, then a current gets induced, then a current gets induced inside a coil, then a current gets induced inside a coil। तो भाई ये पर्टिकुलर आपका जो लॉ था, फैराडे का पहला लॉ था कि कभी भी अगर रिलेटिव मोशन हुआ मैग्नेट और कॉइल के बीच में, तो समझ जाना वहां पर करंट इंड्यूस होगा ही होगा, ठीक है। बट कंडीशन एक ही है कि करंट तभी इंड्यूस होगा इफ कॉइल इज क्लोज्ड, इफ कॉइल इज क्लोज्ड। कॉइल का क्लोज होना बहुत जरूरी है भाई, करंट तभी तो फ्लो करेगा अगर कॉइल क्लोज होगी। कहीं पर भी बीच में कट लग गया या कहीं पर भी वो शॉर्ट कर दी गई या उसको ओपन कर दिया गया, करंट प्रोड्यूस नहीं होने वाला है, ये समझ लेना, करंट प्रोड्यूस नहीं होने वाला। ये हो गया फैराडे का पहला लॉ। अब बात करते हैं फैराडे के दूसरे लॉ की, दूसरे लॉ की बात करते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस अटेंशन पे करिए, अटेंशन पे करिए भाई। फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है, फैराडेज सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द EMF induced is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आपके फैराडे ने क्या किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux, ये था आपके फैराडे का सेकंड लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ही सारी कहानी है। EMI कंप्लीटली इस लॉ के ऊपर बेस्ड है, फैराडे का सेकंड लॉ नहीं आता, EMI नहीं आएगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं आने वाला है। द EMI induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, that is mod of EMF कह लो, या EMF is directly proportional to mod of
change in flux upon change in time. Rate of change of charge, याद है, rate of change of potential, rate of change of displacement, rate of change of velocity. तो क्या करते थे, जिसका भी रेट चेंज होता था उसको डिवाइड कर दिया जाता था किसके साथ, टाइम के साथ। ठीक है, अब यहां पर इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा डायरेक्टली मोशन के साथ, और यहां पर आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल टी। बट ये पर्टिकुलर ईएमएफ कौन सा होगा उस समय, एवरेज होगा। एवरेज होगा किसी पर्टिकुलर, ऐसे जैसे क्या लिखोगे, ई एवरेज विल बी इक्वल टू फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम, यहां से यहां तक का जो टाइम लगा वो। बट फॉर इंस्टेंटेनियस, अब अगर आप वेलोसिटी की बात करते थे तो वी एवरेज क्या होता था, याद करिए थोड़ा सा, वी एवरेज डेल एक्स अपॉन डेल टी होता था। बट जब अपने लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते थे तो अपने लोगों ने लिमिट का यूज करके उसको dx ओवर dt में कन्वर्ट कर दिया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो dx अपॉन dt होता था। उसी तरह से यहां पर अगर मैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की बात करूंगा तो ई इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, मॉड ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला भी और ये वाला, दोनों फॉर्मूले को याद रखना है कि सेकंड लॉ क्या कहता है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता मेरे भाई। ईएमएफ सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, स्कूल बने होंगे तभी तो बच्चे गए होंगे, तो ईएमएफ डेवलप हुआ होगा तभी तो करंट आया होगा, है ना। मुर्गी पहले आएगी या अंडा पहले आएगा, वो वाला कंसेप्ट पे जाओ बस। अब तो जो पहले आएगा, जिसकी डिपेंडेंसी जिसके ऊपर है, तो जिसके ऊपर है वो पहले आएगा ना। हम बार बार बात कर रहे थे करंट की, करंट करंट करंट, तो करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो करंट डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज आएगी तो करंट आएगा, बट वोल्टेज आएगी, ये किसने बोला, फैराडे के सेकंड लॉ ने। कब आएगी, जब भी फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ। जब भी फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ आपका ईएमएफ डेवलप हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक, तो अगर वो कॉइल क्लोज्ड होगी, ईएमएफ आ गया, ईएमएफ आएगा तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू ई इंस्टेंटेनियस अपॉन आर। अब ई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू ध्यान से देखो क्या है, आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो डी फाइव अपॉन डी टी इंटू वन बाय आर। और इफ आई टॉक अबाउट आई एवरेज, तो आई एवरेज के लिए डेल फाई अपॉन डेल टी इंटू वन अपॉन आर। दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, देख लीजिए आप लोग। क्लियर है, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू भी आ गई, एवरेज करंट की वैल्यू भी आ गई, और ई इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू भी आ गई, एवरेज ईएमएफ की वैल्यू भी आ गई। और तो और यहां से आप चार्ज की बात भी कर सकते हो कि कितना पर्टिकुलर चार्ज फ्लो कर रहा होगा, वो कैसे, तो देखो रिलेशन बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना भाई, इस कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके ऊपर आते हैं। रिलेशन बिटवीन, my god my marker is not working nice, between charge एंड फ्लक्स। चार्ज और फ्लक्स के बेस पर अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो ध्यान से देखिएगा, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल होता है डी फाई अपॉन डी टी, एक चीज, और साथ में साथ इनटू वन बाय आर। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आई इंस्टेंटेनियस का, डी क्यू अपॉन डी टी। तो इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू क्या करोगे, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी इंटू वन अपॉन आर। आर किसका रेजिस्टेंस है, उस कॉइल का रेजिस्टेंस है जिसमें से वो फ्लो करना चाह रहा है। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल थ्रू विच दैट पर्टिकुलर करंट इज बीइंग फ्लोइंग। तो dt से dt कैंसिल हो जाता है, तो dq इज इक्वल टू डी फाई अपॉन आर। अब डिफरेंशिएशन की बात करो तो अगर इसको आप स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करना चाहो तो डेल q इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन कैपिटल आर। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों के दोनों आप नोट डाउन कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए भाई आगे बढ़े हैं अब, चलो एक इसके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, थोड़े से क्या एक दो ही करेंगे, है ना, ज्यादा तो न करवाता भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप वीडियो खोल के नहीं देखते हो, अच्छे खासे मिल जाते हैं आपको न्यूमेरिकल्स। चल, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बट इसमें जो केसेस होते हैं ना करंट के डायरेक्शन को निकालने वाले, वो ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, एफ फाई इज इक्वल टू, सपोज अगर फाई की वैल्यू दे रखी हो 5t² प्लस t प्लस 1,
find induced EMF at t is equal to 2 seconds. Also find induced current when capital R is equal to 2 ohms. Okay. But find the flow of charge from t is equal to 2 seconds to t is equal to 5 seconds. लियो भाई, ये तीन चीजें इसमें आपको करनी है. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, हलवा क्वेश्चन है भाई साहब. इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो आपके पास आंसर देखिए कैसे आएगा. ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी. तो डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू क्या होगी भाई, 5t² प्लस टी प्लस 1. ठीक है, अब 5 आ गया बाहर, डी अपॉन डी टी ऑफ टी का स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ स्मॉल टी प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 1. 5 आ गया बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t, टी का 1. तो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आ गई. तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी, 10t प्लस 1, 10t प्लस 1. अब t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर t की वैल्यू 2 सेकंड्स. तो ईएमएफ इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 1. तो 20 प्लस 1 कितना, 21 वोल्ट. कितना आ गया, 21 वोल्ट. तो ये आपके पास आ गई ईएमएफ की वैल्यू. कब, जब टाइम 2 सेकंड. फिर दूसरे पार्ट की बात करो तो दूसरा पार्ट कहता है इंड्यूस करंट भी पता करो जब आर की वैल्यू इतनी है. तो इंड्यूस करंट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होगा. सिंपल, ईएमएफ की वैल्यू 21 अपॉन 2 ओम. तो 10.5 एम्पियर्स का करंट फ्लो करेगा भाई. कितने का, 10.5 एम्पियर्स का करंट फ्लो करेगा. फिर उन्होंने कहा फ्लो ऑफ चार्ज पता करिए फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स टू t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स. तो भाई थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, है ना, ये वाला, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन रेजिस्टेंस. तो डेल क्यू विल बी इक्वल टू फाई फाइनल. तो फाइनल में टाइम कितना, 5 सेकंड. 5 सेकंड यहां पर आप लगाते हो. तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1. ये आपके पास 5 फाइनल हो गया माइनस 5 इनिशियल. तो 2 सेकंड जब आप यहां पर लगाते हो तो 5, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1. ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का. 5 5 जा 25, 25 का 5 125, 125 प्लस 5 130, 130 प्लस 1 131. ठीक है, माइनस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 प्लस 23 हो जाएगा ये. तो 23 अपॉन 2. क्लियर. तो डेल क्यू की वैल्यू अब यहाँ पर देखो, आप आपको मिलेगा 108 अपॉन 2, दैट इज 54 कूलम का चार्ज इसमें फ्लो करेगा. कितना, 54 कूलम का चार्ज. कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. क्लियर. तो ये आपको मिल जाता है डेल क्यू की वैल्यू भी. ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इसमें कुछ ऐसा ज्यादा नहीं आ जाएगा कि आपको आए ही ना क्वेश्चन इसमें. तो कंसेप्ट, सारे की सारी बात किसकी है, कंसेप्ट की है भाई. कंसेप्ट बना लोगे तो सब कुछ हो जाना है, फिर कुछ नहीं छूटेगा. ठीक है, अब आगे देखो. अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई. अगर ये छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं आना, सीरियसली, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका. वो टॉपिक है लेंज लॉ. कौन सा, लेंज. और क्या काम करता है, डायरेक्शन पता करता है. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, आप लोगों ने यार 10th क्लास में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी स्टडी करा था, मैं नहीं मना कर रहा हूँ. ठीक है, बट वो इतना यूजफुल नहीं होगा आपके लिए. देखना अभी सब टॉपिक की डीप में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, आप कहोगे यार हाँ विदाउट लेंस लॉ तो आप डायरेक्शन निकाल ही नहीं सकते. भूल क्यों नहीं निकाल सकते, देखते रहना. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड क्या करता है आपका लेंस लॉ. तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट द डायरेक्शन ऑफ induced current is such that it opposes
सच दैट इट अपोजेस द कॉज, जिसने बनाया साला उसी को अपोज कर रहा है, अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, दैट प्रोड्यूसेस इट। जिस चीज ने इसको बनाया है ये उसी को अपोज कर रहा है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जिसने इसको बनाया है ये उसी को अपोज करेगा। तो कहने का मतलब जिसने बनाया उसकी डायरेक्शन पता हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा कुछ ऐसे, यही समझ रहे हो? समझ, बहुत आसान। अच्छा, इंड्यूस्ड करंट को बनाने का काम कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर मैं आपसे सिंपल एक बात पूछता हूं, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू प्रोड्यूस ईएमएफ? ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के कितने तरीके हैं? मेथड्स टू प्रोड्यूस ईएमएफ। तो इफ आई टॉक अबाउट कि भाई ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के उतने ही तरीके होंगे जितने तरीके फ्लक्स को चेंज करने के होंगे, फ्लक्स को चेंज करने के होंगे। तो भाई कितने तरीके हैं फ्लक्स को चेंज करने के? फ्लक्स को चेंज करने के कितने तरीके हैं फिर? तो देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, एरिया को चेंज कर दो, और ओरिएंटेशन दैट इज एंगल को चेंज कर दो, और एंगल को चेंज कर दो। इन तीनों चीजों को अगर आप चेंज कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको इस करंट की डायरेक्शन पता करनी है। वो बताता है कौन? लेंज लॉ। कौन बताता है? लेंज लॉ। ठीक। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड की, लो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया था फैराडे के लिए, है ना, वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं कि एक कॉइल रख दी और यहां मैग्नेटिक फील्ड मैं क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं। और फिर मैंने बोला था कि भाई ऑब्जर्वेशन थी फैराडे की कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता है तो इस कॉइल में से करंट प्रोड्यूस होता है। और मैंने कहा था भाई करंट की डायरेक्शन के बारे में अभी अपने लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, वो कौन बताता है? लेंज लॉ बताता है। ठीक है, अब भाई देखो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। और प्रोड्यूस कौन कर रहा है? फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है तो वो फ्लक्स को भी इंक्रीज करेगी। तो फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। और फ्लक्स ही क्या करता है? प्रोड्यूस। किसको? इंड्यूस करंट को। तो इंड्यूस करंट एक ऐसी डायरेक्शन में होगा ताकि वो इस फ्लक्स को क्या कर सके? अपोज। इंड्यूस करंट एक ऐसी डायरेक्शन में होगा ताकि वो इस फ्लक्स को क्या कर सके? अपोज कर सके। ठीक। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस समय कैसी डायरेक्शन में? अभी के लिए इनवर्ड्स। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने का काम कर दे इस कॉइल का करंट तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना? ठीक है। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये कॉइल कैसा करंट, ऐसा करंट प्रोड्यूस करे कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती है इस कॉइल की वजह से तो ऑटोमेटिकली बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका क्या होगा? एक रिजल्टेंट निकलेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे ना, तो हो सकता है एक दूसरे को कहीं कैंसिल ना कर दे, हो सकता है कुछ ना कुछ रिजल्टेंट उसका कम कर दे। मैग्नेटिक फील्ड कम कर देंगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा। तो ये तो हमें करना है कि इट अपोजेस द कॉज। ठीक। अब आप खुद सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो बाहर की तरफ अगर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहती है बाहर की तरफ तो हमें सिंपल राइट हैंड थंब रूल लगा देना चाहिए। भाई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर थंब और करंट यहां पर क्या? फिंगर। तो इस पर्टिकुलर कॉइल में करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को अगर आप कर्ल कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली आपका थंब कहां है? बाहर की तरफ, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थंब को बाहर रखते हुए फिंगर्स की डायरेक्शन देखिए कैसी है? फिंगर्स की डायरेक्शन ऐसी। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आनी चाहिए थी क्योंकि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज हो रही है अंदर है तो इसको डिक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड मुझे बाहर लानी पड़ेगी। तो मैंने पहले थंब को बाहर रखा। अब बाहर रखते हुए थंब को फिंगर देखो कैसी कर्ल हो रही है? फिंगर्स ऐसी कर्ल हो रही है। फिंगर्स ऐसी कर्ल हो रही है तो डायरेक्शन कैसी है? ये आपकी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके? वो
अपने ही कॉज को जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है अपोज कर सके। तो ये पर्टिकुलर करंट जो आपका इसमें प्रोड्यूस हुआ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड्स होगी। वो क्या करेगी, वो इसको अपोज करेगी, इसको अपोज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। वरना क्या हो रहा है, बी इंक्रीजेस, फ्लक्स इंक्रीजेस का मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और अगर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली करंट इंड्यूस होगा, मतलब करंट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और यही करंट जो आपका यहाँ पर मिला है, इसने एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है जो क्या करे, इसी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। अरे भाई, जो पैदा कर रहा है बंदा उसी को मार दे रहा है। हाँ भाई, यहाँ पर क्या कर रहा है, बेटा बाप का दुश्मन, बेटा किल्स बाप, बेटा किल्स बाप। ये याद रखिए, बात खत्म है, याद करो, बात खत्म है यहाँ पर कि फ्लक्स यहाँ पर बाप है और करंट यहाँ पर बेटा है, तो बेटे ने क्या करना है, बाप को ही मार देना है, बात खत्म हो जानी है यहीं पर। ठीक है, तो ये है आपके पास सिंपल सा रूल, किसका, लेंज रूल, लेंज लॉ। लेंज लॉ का एक दूसरा एग्जांपल देखिए, सपोज अगर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक और कॉइल को प्लेस कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई। इस कॉइल में आपने एक, इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक और कॉइल को प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस होगा। तो एक ऐसा करंट इंड्यूस करना पड़ेगा मुझे जो इसी मैग्नेटिक फील्ड को, जो बाहर आ रही है, डॉट का मतलब बाहर आ रही है, डॉट का मतलब यहाँ पर बाहर आ रही है भाई, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर आ रही है, इसको अपोज करना है। तो हमें क्या करना होगा, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी होगी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, अब देखो थंब इनवर्स, कैसा करंट है, एंड क्लॉकवाइज, तो करंट ऐसा जाना चाहिए, करंट ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा करंट होगा तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, करंट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगी। इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगी, और बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली बात खत्म है, बात खत्म है, इतना ही था। ठीक है, और केसेस देखते हैं भाई, और देखिए, आसान लग रहा है, आसान है, बहुत आसान है, बहुत केसेस है इसके, सारे केसेस करेंगे आज, देखते रहो। अब अगर यहां पर एक मैं बस सिंपल सी कॉइल प्लेस कर दूं, रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस कर देता हूं सपोज, और यहां पर मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दिया। बट कैसा करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई इंक्रीजिंग, आई इंक्रीज कर रहा है भाई। अगर आई इंक्रीज करेगा, अगर आई इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। ठीक, अब इस कॉइल के अंदर का करंट पता करना है, ध्यान से देखिएगा, करंट अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, बाहर मैग्नेटिक फील्ड सारे के सारे डॉट प्लेस कर दो, बाहर मैग्नेटिक फील्ड सारे के सारे डॉट प्लेस कर दो। अब ये डॉट्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, बट कैसी है, इंक्रीज, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या करना है इसको, तो डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड, कैसी, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करो, तो क्या करना पड़ेगा अपने लोगों को, करंट क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज होगा तो ऑटोमेटिकली ये इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ऑटोमेटिकली इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने का काम कर देगी। ठीक है, एक और केस देखो भाई, अगर अगर आई अब कांस्टेंट हो, अगर आई कांस्टेंट हो और यहां पर मैं कॉइल प्लेस कर दूं, तो इसमें क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिल्कुल भी नहीं, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करना है, ध्यान से देखो, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट करंट ने क्या करना है, कांस्टेंट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है भाई, कांस्टेंट करंट ने क्या करना है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है। तो और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फ्लक्स नहीं चेंज होना है, कोई फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होने वाला है इसके अंदर। बट अगर मैं क्या करूं, इस कॉइल को एक वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दूं, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दूं, तो 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 ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी, ये कॉइल आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी। अगर जैसे जैसे आगे जाएगी ये एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगी। कैसे, क्योंकि
करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ/4 2I/r। ठीक, अब आर डिस्टेंस कॉइल जैसे जैसे दूर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन आर के साथ कैसा है, इनवर्स। मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन आर के साथ कैसा है, इनवर्स। आर बढ़ेगा बी कम होगा, आर बढ़ेगा बी डिक्रीज होगा। तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड को फिर मतलब रिसीव करेगा, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज होगी तो इसके अंदर का जो प्रोड्यूस होने वाला करंट है वो ऐसा प्रोड्यूस होगा कि उस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का काम करेगा, उसको फेवर करने का काम करेगा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अंदर। तो अंदर वाली डायरेक्शन में आपका करंट प्रोड्यूस करना चाहेगा अपनी मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैंने क्या करा, थंब को इनवर्स प्लेस कर दिया, कैसा है, क्लॉकवाइज। तो क्या करा, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये करंट आपका गया। तो करंट की डायरेक्शन कैसी आई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, जो डिक्रीज हो रही है उसको बढ़ाने का काम करेगी। भाई जो डिक्रीज हो रही है उसको बढ़ाएगी, जो इंक्रीज हो रही है तो उसको कम करती है, अपोज करती है। भाई अपोज करती है हमेशा, ये ध्यान रखना है, कॉज को अपोज करना है। तो भाई कॉज क्या था, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको क्या करना है, अपोज करना है, डिक्रीज होने से रोकना है। तो डिक्रीज होने से रोकने के लिए उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और देखो भाई लेंस लॉ के ऊपर बहुत केसेस होते हैं, अपने लोग क्या कहें, हिल जाएंगे, करते करते थक जाएंगे, बट ये केसेस नहीं खत्म होने हैं। अब देखो ध्यान से देखना, ये आपके पास सपोज कोई कॉइल, ठीक है, कॉइल ऐसी है, कॉइल ऐसी ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऊपर से आ रहा है मैग्नेट, ऊपर से आ रहा है मैग्नेट, ठीक, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऊपर से आया, नॉर्थ पोल ऊपर से आया नीचे की तरफ कॉइल की तरफ, ठीक है, ये आया, ठीक है, नीचे की तरफ ये आया। अब नॉर्थ पोल आ रहा है यार, नॉर्थ पोल आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आपका नॉर्थ पोल जब आ रहा होगा तो इसको एक इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही होगी। कैसी, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही होगी। तो क्या हो, इस कॉइल के अक्रॉस करंट तो सेटअप होगा, इस कॉइल के अक्रॉस करंट सेटअप हो जाएगा। अब जो कॉइल है इसके अक्रॉस जब करंट सेटअप होगा तो भाई दोनों फेसेस से जब अपने लोग अलग अलग देखेंगे, समझ लीजिए क्लॉक फेस रूल, मैं आपको कौन सा टॉपिक बता रहा हूँ, क्लॉक फेस रूल, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैग्नेटिज्म वाले में भी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, कि अगर आपका जो करंट है वो समथिंग इस तरह से फ्लो करे, दैट इज क्लॉकवाइज, तो बन जाता है साउथ पोल। और अगर आपका समथिंग इस तरह से फ्लो करे एंटी क्लॉकवाइज, तो बन जाता है नॉर्थ। ठीक, तो भाई सिंपल सी बात, जब आपका नॉर्थ पोल आ रहा है तो नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए ऊपर कैसा पोल बन जाना चाहिए, नॉर्थ पोल बन जाना चाहिए। तो नॉर्थ पोल के लिए कैसा डायरेक्शन होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई देख, भाई देख, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल सा कंसेप्ट, बहुत सिंपल कंसेप्ट। कि अगर देखो अभी तक क्या थी, एक रीजन था मैग्नेटिक फील्ड का, एक रीजन था मैग्नेटिक फील्ड का, बी इंक्रीजिंग बी डिक्रीजिंग। अब क्या है, मैग्नेट गिर रही है, अब क्या है, मैग्नेट गिर रही है, खुद नॉर्थ पोल वाली मैग्नेट गिर रही है। अब नॉर्थ पोल वाली मैग्नेट गिर रही है तो ऊपर नॉर्थ पोल, और नीचे जब नीचे से देखोगे उसी को तो वो साउथ पोल, क्योंकि नीचे से करंट कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, नीचे से करंट कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए कैसा पोल, साउथ पोल। ऊपर से कैसा पोल, नॉर्थ पोल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस को आप कैसे करोगे, क्लॉक फेस रूल से। नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आ रहा है, देखो ऐसे, ऐसे देखना, दो कॉइल सपोज प्लेस कर देते हो, तो इधर नॉर्थ इधर साउथ, ठीक है। अब मूवमेंट है इधर की तरफ, इससे दूर जा रही है कॉइल, इसके पास आ रही है, इससे दूर जा रही है, इससे पास आ रही है, इसके मोशन को ये भी अपोज करेगा, इसके मोशन को ये भी अपोज करेगा। तो नॉर्थ पोल को पास आने से रोकेगा, तो इधर नॉर्थ पोल बन गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। साउथ पोल को दूर जाने से रोकेगा, तो इधर भी नॉर्थ पोल बन गया, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आई। तो दोनों केसेस में क्या करना है, अपोज ही करना है, दोनों केसेस में क्या करना है, अपोज ही करना है मोशन को। भाई क्लियर होगी बात, क्लियर हो जानी चाहिए। कहने का मतलब दोनों केसेस में मोशन को अपोज करना है। अंडर द मोशन ऑफ ग्रेविटी यही चीज गिर रही थी, अंडर द मोशन ऑफ ग्रेविटी ये चीज गिर रही थी, तो ये क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। भाई तो अपोज करेगा तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई एक फोर्स लगा रहा होगा उसको रोकने के लिए, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि सपोज ये दो कॉइल्स हैं, एक बार मैग्नेट ऊपर से आई नॉर्थ साउथ, एक बार नीचे से आई, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक, इधर की तरफ जा रही है और यहां पर इधर की तरफ जा रही है। दोनों केसेस में आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन इन मैग्नेट्स का, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट्स,
ऑप्शन नंबर 1 ए जी के बराबर, ऑप्शन नंबर 2 ए ग्रेटर देन जी, ऑप्शन नंबर 3 ए लेस देन जी, और ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ये 4 केसेस है आपके पास। क्या करना चाहिए था आपको? नॉर्थ पोल जब कॉइल की तरफ आ रहा था, अपोज करेगा, अपोज करेगा तो अंडर द मोशन ऑफ ग्रेविटी वो पहले से कर रही थी, इसने अपोज करा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए से, ए की वैल्यू जी से कम हो जाएगी, ए की वैल्यू जी से कम हो जाएगी। जब यहां बात कर रहे हैं तो ये नीचे गिर रहा है, अपने लोगों को लगेगा कि ये इसको जाने देगा, बट ना, नॉर्थ पोल को अपोज करेगा जाने से, तो पास में लाना चाहेगा। तो पास में लाने के लिए नीचे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल। तो ऊपर से आपको करंट कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से करंट कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर नॉर्थ पोल आ रहा है तो नॉर्थ पोल को अपोज करना है, तो ऊपर फिर से नॉर्थ पोल, ऊपर से करंट कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों केस में क्या होगा? यहाँ पर अपोज करेगा, जाने से रोकेगा, तो नीचे साउथ पोल बन जाएगा। देखो ना, देखो, नॉर्थ पोल आया, नॉर्थ पोल आया, नॉर्थ पोल आया, ठीक, सॉरी ऐसे से नॉर्थ पोल जा रहा है, नॉर्थ पोल जा रहा है, नॉर्थ पोल जा रहा है, इस तरह से। बट अगर आप इसी मैग्नेट की क्वांटिटी देखते हैं कि साउथ पोल जाते, नॉर्थ पोल जा रहा है, तो जाते जाते इधर साउथ पोल दिखेगा, इधर नॉर्थ पोल दिखेगा। इधर साउथ पोल आपका पीछे था, तो जाते जाते नॉर्थ पोल आगे निकल गया, पीछे रह गया साउथ पोल। तो साउथ पोल को दूर जाने से रोकने के लिए इधर नॉर्थ पोल बनेगा, ऊपर साउथ पोल बन जाएगा, ऊपर साउथ पोल बन जाएगा। तो ऊपर साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दैट इज इन दिस डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। तो दूर जाने से रोकना है तो भाई फिर से क्या करना है? जी से कम रख देना है उसका एक्सेलरेशन। तो कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई मैंने अभी तक जो भी आपको बताया, यहाँ पर कर क्या रहे थे अपने लोग? करंट प्रोड्यूस कर रहे थे, करंट प्रोड्यूस हो रहा था, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हवा में मिल जाएगी? बताइए। हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो करंट है जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो करंट है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, या करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो जनरेट हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हवा में मिल जाएगी? है, कोई तो होगा जो उसको पैदा कर रहा होगा, या नहीं? हर एक लॉ किसी ना किसी के ऊपर बेस्ड होता है, हर एक लॉ किसी ना किसी की चीज के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे लेंस लॉ, तो आपको बता दूं, दिस लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये समझ लीजिए, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व रहती है, ओके। करंट प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, है ना? करंट प्रोड्यूस होने से पहले कोई एनर्जी होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, तो उससे पहले कौन सी एनर्जी थी जिसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर दिया? तो भाई देख, यहां पर आपके पास कोई कॉइल, ये आपके पास मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वेलोसिटी v जीरो, इसके अंदर कोई करंट नहीं, आई भी जीरो, है ना? कोई एनर्जी नहीं दी किसी को, तो कोई करंट भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। बट करंट को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो भाई क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। सपोज कर कि क्या हुआ है, यहाँ पर एक थ्रेड और यहाँ पर एक मैग्नेट लटकी हुई है और आगे कॉइल रखी हुई है। तो इसको मैं जब पुश करूंगा थोड़ा सा, तो इधर आगे गिर जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, तो मूवमेंट आ गया। मेरे एक पुश की वजह से मूवमेंट आ गया, मुझे फोर्स अप्लाई करना था, मैंने फोर्स अप्लाई करा, वर्क डन हो जाएगा। मेरा मैकेनिकल वर्क जो कि मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में मैंने मैग्नेट को दी, उसने वो पर्टिकुलर वर्क डन को वेस्ट नहीं जाने दिया, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। उसने क्या करा? एक नई एनर्जी पैदा कर दी, उसने एक नई एनर्जी पैदा कर दी, हाँ या ना? तो नॉर्थ पोल गया, तो नॉर्थ पोल क्या करेगा? यहाँ पर एक और दूसरा नॉर्थ पोल जनरेट कर देगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा कर देगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी आ जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे आई? वर्क डन से। किसके वर्क डन से? यहाँ पर आपने जो भी एक फोर्स लगाया होगा उससे। तो होता क्या है? होता क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी gets converted into electrical energy, तो इस तरह से आपका जो लेंस लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगी तो लेंस लॉ भी नहीं होगा मेरे भाई, और लेंस लॉ होगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होगी, यह पक्का। तो इस थॉट को दिमाग में रखिएगा, which on which law is the Lenz law based? It is based on the conservation of
energy. How is the Lenz's law based on conservation of energy? So the mechanical energy given to the magnet is converted into the electrical energy due to that particular induced current. क्लियर है? तो इस तरह से आपका ये आज के दो टॉपिक्स फैराडेज लॉ और लेंज लॉ इसी में कवर हो गए. अगले पर्टिकुलर टॉपिक्स इससे भी इंपॉर्टेंट है. 6 वीडियोस और ये माय खत्म. कीप वॉचिंग द चैनल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.